Hello, students. Welcome to the fourth part of the chapter Entertainment and History. In this part, we will discuss about Marathi theater. Okay? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थिएटर मतलब क्या होता है. थिएटर मीन्स रंग मंच. जैसे मॉडर्न टाइम्स में हम थिएटर में मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं, तो अभी का थिएटर कैसा होता है, क्लोज्ड थिएटर होता है. ओके. और जो पहले थिएटर हुआ करते थे वो कैसे होते थे, ओपन होते थे. जैसे स्टेज पे परफॉर्मेंस करना, चाहे वो सोलो हो या फिर कलेक्टिव यानी ग्रुप में. सो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट. Theater is a place devoted to performances, either solo or collective, of performing arts. तो कोई भी जो है आर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो सोलो हो या फिर कलेक्टिव यानी ग्रुप में हो, तो जिस प्लेस पे ये परफॉर्मेंस किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, थिएटर. ओके, यानी कि रंगमंच. Participation of the artist as well as the audience is essential for a successful performance. सी, अगर कोई परफॉर्मेंस को सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें आर्टिस्ट और उसके साथ साथ ऑडियंस का भी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है. ओके. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है और ऑडियंस कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, अपने में बिजी हैं और आर्टिस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं. ठीक है. तो इस तरह से कोई भी परफॉर्मेंस सक्सेसफुल नहीं होगा. तो आर्टिस्ट का और ऑडियंस का इक्वली जो है पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए. ओके. द थिएटर कॉम्प्राइजेस सेवरल फैक्टर्स सच एज स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, स्टेज, आर्ट डिज़ाइन मीन्स बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज, लाइटिंग, अरेंजमेंट, ऑडियंस एंड क्रिटिक्स. ओके. तो एक थिएटर यानी जो रंगमंच होता है थिएटर, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं. जैसे कि स्क्रिप्ट, अगर ड्रामाज है, प्लेज है, तो उसके ऊपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए. ओके. या फिर मूवीज़ ही है तो मूवीज़ पे पहले जो है जो एक्टिंग करने वाले जो एक्टर्स होते हैं, ओके, एक्टर्स और एक्ट्रेस जो होते हैं, तो वो स्क्रिप्ट उनको दी जाती है. ठीक है. वो स्क्रिप्ट वो लर्न करते हैं और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग डायलॉग्स बोलते हैं. ओके. तो सेवरल फैक्टर्स में सबसे पहले क्या आता है, स्क्रिप्ट. सेकंड है डायरेक्टर, आर्टिस्ट होने चाहिए. मेकअप मीन्स उनका उस तरीके से मेकअप होना चाहिए. कॉस्ट्यूम्स है, स्टेज होने चाहिए. ठीक है. अगर परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए स्टेज तो ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है आर्ट डिज़ाइन यानी बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज, यानी जिस भी तरीके का अगर सीन है, ठीक है, तो वो सीन के अकॉर्डिंग स्टेज को सेट करना. ठीक है. जैसे कि अगर फॉरेस्ट का, कहीं जंगल का सीन पे जो है परफॉर्म करना है, ठीक है, तो पीछे जो स्टेज है तो उसको उसी डिज़ाइन में सेट करना. ठीक है. उसको क्या कहा जाएगा, बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज. नेक्स्ट लाइटनिंग अरेंजमेंट. ठीक है. अगर परफॉर्मेंस किया जा रहा है तो लाइटनिंग अरेंजमेंट तो एसेंशियल ही होता है. ऑडियंस होने चाहिए और क्रिटिक्स. क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई परफॉर्मेंस हो रहा है, ड्रामाज या प्लेज हो रहे हैं या फिर कोई डांस कर रहा है, तो क्रिटिक्स जो होते हैं वो उनके खिलाफ बोलते हैं. ओके. उनके जो कमेंट होते हैं वो अनफेवरेबल होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रिटिक्स. तो ये सेवरल फैक्टर्स है जो थिएटर में इंक्लूड होते हैं. डांस एंड म्यूजिक कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ ए ड्रामा. मीन्स ड्रामा का जो है डांस और म्यूजिक भी पार्ट हो सकता है. ओके. ड्रामा इज़ यूजुअली इनैक्टेड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स. लेकिन ड्रामा यूजुअली अगर देखा जाए तो किसके हेल्प से बनाया जाता है, किया जाता है, डायलॉग्स के. ओके. हाउएवर माइम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रामाज में माइम को भी यूज़ किया जा सकता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. तो माइम का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो डायलॉग्स होते हैं तो डायलॉग्स को जो है यूजुअली नॉर्मली बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे माइम का मतलब क्या है, इशारों में बात करना. जैसे डम्ब होते हैं यानी जो गूंगे होते हैं, वो कैसे अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखा के या फिर हाथ का इशारा करके लोगों को बातें बताते हैं. ओके. तो यहाँ पे ड्रामास में कभी कभी माइम को भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ किया जा सकता है. ओके. The rulers of the Bhosle family of Tanjore were great patrons of drama. अब patrons का मतलब क्या होगा कि जैसे एक तो रेगुलर कस्टमर भी बोल सकते हैं या फिर ड्रामास और प्लेस में जो खर्चे लगते हैं, जो एक्सपेंसेस लगते हैं, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना. ओके. तो उसको भी पेट्रॉन्स कहा जाता है.
तो यहाँ पे पैट्रॉन्स का मतलब वही है कि फाइनेंशियली जो है ड्रामाज में और प्लेज में सपोर्ट करना। तो जो भोसले फैमिली यानी जो मराठा सरदार जो भोसले फैमिली थे वो रूलर्स, तांजोर के भोसले फैमिली ये रूलर्स ने ड्रामा में जो है बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। ओके, वो ग्रेट पैट्रॉन्स हुआ करते थे ड्रामा के। Some of them had written a few plays and also translated Sanskrit plays। तो उसमें से कुछ जो है भोसले फैमिली में से कुछ लोग ने जो है फ्यू प्लेज यानी कुछ नाटक भी लिखा और उस नाटक को जो है किसमें ट्रांसलेट किया, संस्कृत में। ओके, द 19th century saw a great development of the मराठी थिएटर। मीन 19th century जो है वो उस सेंचुरी में मराठी थिएटर का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ओके, एंड विष्णुदास भावे इज नोन एज द फादर ऑफ द मराठी थिएटर। तो विष्णुदास भावे को क्या कहा जाता है, मराठी थिएटर का फादर। ओके, सीता स्वयंवर आप सभी को पता है, सीता स्वयंवर रामायण अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें सीता माता का स्वयंवर कैसे हुआ था। ओके, राजा जनक ने जो है क्या कंडीशन रखा था, तो ये भी जो है एक नाटक है। ओके, सीता स्वयंवर वॉज द फर्स्ट प्ले प्रेजेंटेड बाय हिम। सीता स्वयंवर ये फर्स्ट प्ले था, पहला नाटक जो किसने प्रेजेंट किया था, विष्णुदास भावे ने। ओके, और इसलिए उन्हें जो है मराठी थिएटर का फादर कहा जाता है। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय विष्णुदास भावे वॉज फॉलोड इन महाराष्ट्र। यानी विष्णुदास भावे ने जो मूवमेंट आंदोलन किया था वो कहाँ फॉलोड किया गया था, महाराष्ट्र। बाय हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल एंड ऑल्सो लाइट फार्सिकल स्टेज प्लेस। ओके, लाइट मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट होता है वो लाइट नहीं, लाइट मीन्स क्या होगा, हल्का फुल्का। और फार्सिकल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जोक्स भरे हुए नाटक। ओके, जो ड्रामाज है या फिर जो नाटक है प्लेस उसमें सिर्फ जोक्स ही होगा। तो विष्णुदास भावे ने जो मूवमेंट किया, मीन्स मूवमेंट जितने भी उन्होंने स्टार्ट किए थे तो वो नाटक के थ्रू महाराष्ट्र में बताया गया, जैसे हिस्टोरिकल, फिर माइथोलॉजिकल। माइथोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, जैसे पुरानी कहानियाँ होती है, या फिर लाइट यानी हल्के फुल्के जो मजाक भरे और जोक्स भरे जो स्टेज प्लेस होते हैं उसके थ्रू प्रेजेंट किया गया। ओके, द फार्सिकल प्लेस डील्ड विथ सोशल इश्यूज इन ह्यूमरस वे। जो फार्सिकल प्लेस होते हैं यानी जो जोक्स भरे प्लेस होते हैं वो उन्होंने जो है फार्सिकल प्लेस में सोशल इश्यूज के बारे में बताया, वो भी कैसे तरीके से, कैसे वे में, ह्यूमरस वे यानी हास्यजनक, यानी लोग बोर न हो। ठीक है, वो प्लेस को देख के, वो नाटक को देख के लोग बोर न हो, उनको हंसी आए। ओके, नेक्स्ट, इनिशियली नो रिटन स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड। मतलब स्टार्टिंग में जब ये मराठी थिएटर स्टार्ट हुआ तो इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं यूज होता था। ओके, often only the lyrics were written down but the dialogues used to be spontaneous। See, स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया है कि कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं यूज किया जाता था, सिर्फ लिरिक्स होते थे यानी सिर्फ सॉन्ग होते थे, और कभी कभी, लेकिन कहा गया है कि कभी कभी डायलॉग्स भी यूज हो जाते थे स्पॉन्टेनियस यानी खुद के जनरेट किए हुए डायलॉग्स। ज़्यादातर जो है नाटक में, ड्रामा में सॉन्ग ही यूज़ किया जाता था, और कभी कभी जो है स्पॉन्टेनियस डायलॉग भी यूज़ कर लिए जाते थे। विजय कीर्तने वॉज द फर्स्ट ऑथर हु रोड द स्क्रिप्ट ऑफ थोरले माधवराव पेशवे इन 1861 एंड इट्स प्रिंटेड कॉपी वॉज मेड अवेलेबल। सी, विजय कीर्तने को कहा गया है फर्स्ट ऑथर जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा। ओके, पहले हमने क्या पढ़ा कि रिटन स्क्रिप्ट यूज नहीं किया जाता था, सिर्फ लिरिक्स यूज किया जाता था, लिरिक्स लिखते थे, और कभी कभी जो है स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स भी यूज कर लिया जाता था। लेकिन विजय कीर्तने ये फर्स्ट ऑथर बने, यानी कि इन्होंने सबसे पहली स्क्रिप्ट लिखी। कौन से प्ले की? थोरले माधवराव पेशवे। ओके, जो पेशवा फैमिली से बिलोंग करते थे, माधवराव पेशवा, उनके बारे में उन्होंने मतलब स्क्रिप्ट लिखी 1861 में। इनके बारे में प्लेज, नाटक बनाए उन्होंने। ओके, और स्क्रिप्ट लिखी, एंड इट्स प्रिंटेड कॉपी, और जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी तो उसका प्रिंटेड कॉपी भी उन्होंने अवेलेबल करवाया था। ओके, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिशन
of having a complete written script ready before staging a play. तो यानी ऐसा कहा जाता है कि विजय कीर्तने इन्होंने ही जो है कंप्लीट रिटन स्क्रिप्ट का ट्रेडिशन स्टार्ट किया. ओके, जो बिगिनर्स है स्क्रिप्ट लिखने के, जो बिगिनर्स है यानी स्क्रिप्ट लिखना किसने स्टार्ट किया? विजय कीर्तने ने. और तभी से जो है स्टेज प्ले के पहले यानी जो नाटक ड्रामास जो होते हैं तो उससे पहले जो है कंप्लीट रिटन स्क्रिप्ट लिखी जाती है. ओके, रेडी की जाती है. नेक्स्ट, इन द लैटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी का आधा बीतने के बाद बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर मेड स्पेशल एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस क्लासिकल ख्याल म्यूजिक इन महाराष्ट्र. ओके, तो लैटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का आधा बीतने के बाद मीन्स हाफ सेंचुरी बीतने के बाद बालकृष्ण बुआ इचलकरंजी ने बहुत ही स्पेशल एफर्ट्स दिखाया. उन्होंने महाराष्ट्र में कौन से स्टाइल का म्यूजिक स्टैब्लिश किया, इंट्रोड्यूस करवाया? क्लासिकल ख्याल म्यूजिक. ओके, आफ्टर हिम और बालकृष्ण बुआ इचलकरंजी के बाद कौन कौन आए? उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड उस्ताद रहीमत खान contributed in a great way. ओके, लेकिन स्पेशल एफर्ट्स किसका है महाराष्ट्र में क्लासिकल ख्याल म्यूजिक इंट्रोड्यूस करवाने का? बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर का. ओके, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनका जो है ग्रेट वे में यानी उनका भी योगदान रहा. ओके, जैसे कि उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड उस्ताद रहीमत खान. ओके, देयर एफर्ट्स हेल्प इन डेवलपिंग अ taste for classical music among the audience in Maharashtra. See, इनके efforts जैसे कि हमने बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर और उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद रहीमत खान, इनके efforts ने जो है महाराष्ट्र में ऑडियंस के बीच में किसका इंटरेस्ट करवाया? क्लासिकल म्यूजिक का. ओके, इनके एफर्ट्स ने जो है धीरे धीरे करके ऑडियंस को क्लासिकल म्यूजिक में, इनके एफर्ट्स से ऑडियंस को क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लगा. ओके, एंड द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक रिजल्टेड इन द ओरिजिन ऑफ म्यूजिकल मराठी थिएटर. सी, जैसे ही महाराष्ट्र में क्लासिकल म्यूजिक का पॉपुलैरिटी जो है बढ़ने लगा तो वहीं से जो है उसी के पॉपुलैरिटी से किसकी शुरुआत हो गई? म्यूजिकल मराठी थिएटर की. ओके, द म्यूजिकल प्लेस ऑफ किर्लोस्कर मंडली बिकेम वेरी पॉपुलर. और म्यूजिकल प्लेस यानी म्यूजिक भरा हुआ जो नाटक है किर्लोस्कर मंडली का वो बहुत ही पॉपुलर साबित हुआ. ओके, महाराष्ट्र में संगीत शकुंतल रिटन बाय अन्ना साहेब किर्लोस्कर अर्न अ ग्रेट पॉपुलैरिटी. और संगीत शकुंतल ये जो प्ले है ये किसने लिखा था? अन्ना साहेब किर्लोस्कर ने. इसने भी जो है बहुत ही पॉपुलैरिटी कमाया. ओके, एंड अनदर म्यूजिकल प्ले, दूसरा म्यूजिकल प्ले शारदा रिटन बाय गोविंद बलाल देवल इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट एज इट कमेंट्स इन अ ह्यूमरस स्टाइल ऑन द एविल कस्टम ऑफ मैरिंग यंग गर्ल्स टू एजेड मैन. सी, पहले के टाइम पे क्या होता था, एंशियंट टाइम के टाइम पे कि जो गर्ल्स होते थे यंग गर्ल्स तो ज़बरदस्ती जो है फोर्सफुली उनकी शादी किससे करा दी जाती थी? बुढ़े से. ओके, एजेड मैन से. तो इसी के बारे में बताना, ये एविल कस्टम था उस टाइम का, बहुत ही खराब कस्टम कि एक यंग गर्ल की जो है शादी एक बूढ़े से करा देना. तो इसी को जो है उनको ड्रामा के रूप में दिखाना था. किसको? ये किसने लिखा फिर? गोविंद बलाल देवल ने. ओके, शारदा नाम का म्यूजिकल प्ले किसने लिखा? गोविंद बलाल देवल ने. और इन्होंने जो है ये नाटक को, ये प्ले को कैसे स्टाइल में लोगों के सामने प्रेजेंट किया? ह्यूमरस स्टाइल में. ओके, ह्यूमरस स्टाइल मतलब क्या? जैसे मैंने आप सभी को बताया मीन्स हास्यजनक यानी लोगों को हंसी आए. ओके, एंड ऑल्सो प्लेज सच एज मूक नायक रिटन बाय श्रीपद कृष्णा कोल्हटकर, संगीत मनापन written by Krishnaji Prabhakar Khadilkar and Ekach Pyala written by Ram Ganesh Gadkari are important in the history of Marathi theatre. See, मराठी थिएटर की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्लेस जो है मीन्स नाटक इंक्लूड किए गए हैं. जैसे कि मूक नायक किसने लिखा? श्रीपद कृष्णा कोल्हटकर ने. संगीत मनापम
मनापम नन and written by कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर and एकच प्याला किसने लिखा? राम गणेश गाडकारी ने. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो खाडिलकर रोड कीचकवध. सी, ये कीचकवध ये भी एक प्ले ही है, नाटक ही है. मेटाफोरिकल ड्रामा जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, थर्ड पार्ट में बताया था. मेटाफोरिकल मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन प्लेस को किसी और चीज से कंपेयर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मेटाफोरिकल. तो जो खाडिलकर ने कीचकवध ये मेटाफोरिकल ड्रामा जो लिखा है, तो इन्होंने किसके खिलाफ ये ड्रामा लिखा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा था. ओके, डिनाउंस मतलब क्या? अगेंस्ट जाना, यानी हमारे कंट्री पे जो ब्रिटिश ने रूल किया था तो उन्होंने इम्पेरियलिस्टिक वे जो है अपनाया था. ठीक है, हमारे कंट्री को और कंट्री के पीपल को गुलाम बना के रखा था, तो उसके बारे में उन्होंने ड्रामा लिखा, कीचकवध. ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि कीचकवध क्या है. इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टन इवेंट्स इन द महाभारत. सी, मेटाफोरिकल ड्रामा मतलब क्या होता है? जब हम किसी प्लेस या पर्सन को किसी और से कंपेयर करते हैं तो ये ड्रामा में जो है किसका इवेंट लिया गया है? महाभारत के कुछ इवेंट्स के बारे में बताया गया है. ओके, जैसे कि द्रौपदी रिप्रेजेंटेड हेल्पलेस मदर इंडिया. मीन्स द्रौपदी को क्या रिप्रेजेंट किया गया है इस ड्रामा में? हेल्पलेस मदर इंडिया. ओके, वाइल युधिष्ठिर रिप्रेजेंटेड द मॉडरेट्स एंड भीम द एक्सट्रीमिस्ट. सी, युधिष्ठिर जो 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ठीक है, तो उसमें से ये जो प्ले है, जो ये प्ले लिखा गया था, तो युधिष्ठिर को रिप्रेजेंट किया गया मॉडरेट्स का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़ा ना करना, ठीक है, मीडियम में रहना. और भीम को रिप्रेजेंट किया गया एक्सट्रीमिस्ट. ओके, एंड कीचक रिप्रेजेंटेड द इंसोलेंट वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, यानी ये ब्रिटिश ऑफिसर. कीचक किसको रिप्रेजेंट किया गया? इंसोलेंट वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन. एंड द ऑडियंस यूज्ड to pursue the characters in this fashion and feel enraged about the imperialistic attitude of the British government. See, जिस भी रूप में ये नाटक को लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसे कि वध का मतलब क्या होगा? मर्डर करना. ओके, और कीचक किसको इसमें रिप्रेजेंट किया गया? जो ब्रिटिश ऑफिसर था वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, तो उसके वध के बारे में बताया. ठीक है, और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ये ड्रामा प्ले किया गया था. तो द्रौपदी को ऐसा बताया गया कि मतलब रिप्रेजेंट किया गया एज अ हेल्पलेस मदर इंडिया, यानी हमारे कंट्री की जो मदर इंडिया है उनको द्रौपदी के रूप में बताया गया. ओके, युधिष्ठिर रिप्रेजेंटेड द मॉडरेट्स, जैसे कि हमारे इंडिपेंडेंस जो लीडर थे, यानी जिन्होंने जो है इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, तो उसमें लीडर्स में एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी थे और मॉडरेट लीडर भी थे. तो मॉडरेट लीडर जो है वो शांति से यानी पीसफुली काम कराना चाहते थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो उन्होंने बैटल किया. ठीक है, तो वैसे ही मीन्स 5 पांडवों में से युधिष्ठिर को रिप्रेजेंट किया गया मॉडरेट और भीम को रिप्रेजेंट किया गया एज अ एक्सट्रीमिस्ट. ओके, और जिस भी रूप में मीन्स जो कैरेक्टर ये प्ले जो ऑडियंस को दिखाते थे, उसी कैरेक्टर में ऑडियंस वो प्ले देखते थे, और जैसे जैसे वो प्ले देखते जाते थे उनके मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आक्रोश आता था, यानी और भी ज़्यादा गुस्सा आता था. ठीक है, नेक्स्ट, द पॉपुलर प्लेज रिटन बाय आचार्य आत्रे लाइक साष्टांग नमस्कार, उद्याचा संसार मतलब कल का संसार, ओके, घराबाहेर एटसेट्रा हेल्प द मराठी थिएटर टू सस्टेन थ्रू अ टेम्पररी डिक्लाइन. सी, जो मराठी थिएटर है धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रहा था, मीन्स उसका खात्मा हो रहा था, वो एंड हो रहा था. ठीक है, लेकिन उसको सस्टेन यानी उसका मैनेजमेंट, उसकी रक्षा किसने की? आचार्य आत्रे ने. ओके, उन्होंने ऐसे बहुत सारे पॉपुलर प्लेस लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि साष्टांग नमस्कार, उद्याचा संसार, घराबाहेर. ओके, द रिसेंट प्लेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल थीम्स लाइक रायगडाला जेव्हा जाग येते अँड इथे ओसलाला मृत्यू बाय वसंत कानेटकर, घाशीराम कोतवाल बाय विजय तेंडुलकर,
तिलक आणि आगरकर बाय विश्राम वेडेकर बिकेम वेरी पॉपुलर। सी, ये रिसेंट प्लेस है, ये जितने भी नाटक के नाम दिए गए हैं ये रिसेंटली अभी लिखा गया है और हिस्टोरिकल थीम के बेसिस पे है। जैसे रायगढ़ाला जेवा जाग येते, ओके, जो रायगढ़ का किला है, रायगढ़ जो प्लेस है तो उसके बारे में बताया गया है, रायगढ़ाला जेवा जाग येते एंड इथे ओशराला मृत्यु। ओके, ये किसने लिखा है दोनों प्ले? वसंत कानेटकर ने। नेक्स्ट प्ले है घाशीराम कोतवाल बाय विजय तेंदुलकर एंड तिलक आणि आगरकर बाय विश्राम वेडेकर बिकेम वेरी पॉपुलर। ये प्लेस जो है बहुत ही पॉपुलर हुए। ओके, नेक्स्ट, द मराठी स्टेज कंटिन्यूड टू गेट एनरिच्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेरिड सब्जेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ द प्लेस। तो जो मराठी स्टेज है वो कंटिन्यू जो है सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि ये स्टेज ने जो है वेरिड सब्जेक्ट पे यानी अलग अलग सब्जेक्ट पे और टाइप्स ऑफ द प्लेस लोगों को दिखाए। ओके, एंड मराठी स्टेज आर्टिस्ट ऑफ द बायगॉन एरा लाइक गणपतराव जोशी, नारायणराव राजहंस, more popularly known as Bal Gandharv, Keshavrao Bhosle, Chintaman Rao Kolhatkar and Ganpat Rao Bodas are still remembered as great actors। See, ये जो मराठी स्टेज आर्टिस्ट थे बायगॉन एरा के, यानी जो पहले एरा बीत चुका है, तो उसमें कौन कौन थे? गणपत राव जोशी, नारायण राव राजहंस और मोर पॉपुलरली मीन्स जो और भी ज़्यादा पॉपुलर जो लोग थे, आर्टिस्ट थे, जैसे कि बाल गंधर्व केशवराव भोसले, चिंतामन राव कोल्हटकर एंड गणपत राव बोडस, इनको आज भी जो है लोग याद करते हैं। ओके, ये ग्रेट एक्टर्स थे। एंड द अर्ली मराठी प्लेज वर स्टेज्ड ऑन ओपन ग्राउंड्स, यानी पहले जो मराठी प्लेज होते थे, मराठी के जो नाटक होते थे वो ओपन ग्राउंड पे होते थे। ओके, द ब्रिटिश फर्स्ट बिल्ड क्लोज थिएटर्स, और ब्रिटिश जब हमारे कंट्री में आए तो उन्होंने क्या बिल्ड किया? क्लोज्ड थिएटर्स। ओके, लाइक प्ले हाउस, रिपॉन एंड विक्टोरिया इन मुंबई। ओके, ये जो है थिएटर्स के नेम है, जैसे कि प्ले हाउस, रिपॉन, विक्टोरिया। कहाँ पे ये बिल्ड किया ब्रिटिश ने? मुंबई में। एंड देयर आफ्टर द शोज ऑफ मराठी प्लेस ग्रेजुअली टूक टू क्लोज्ड थिएटर्स, और जब ब्रिटिश ने क्लोज थिएटर्स मुंबई में बना दिए तो उसके बाद में जो है मराठी प्लेस यानी मराठी के जो नाटक के जो शो होते थे वो धीरे धीरे कहाँ होने लगे? क्लोज थिएटर्स में। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो द रिनाउंड ऑथर और पोएट विष्णु वामन शिरवाडकर, also known as Kusumgraj, wrote Nut Samrat, a play styled after Shakespeare's well-known play King Lear। See, शेक्सपियर ने एक फेमस प्ले लिखा था किंग लियर, तो इसी के बेस्ड पे यानी इसी के आधारित फेमस, रिनाउंड मतलब क्या होगा? फेमस, ऑथर बोलो या फिर पोएट बोलो, विष्णु वामन शिरवाडकर ने किंग लियर के बेस पे जो है एक प्ले लिखा। ओके, वो प्ले का नाम क्या है? नट सम्राट। तो विष्णु वामन शिरवाडकर को कुसुमाग्रज भी कहा जाता था। ओके, एंड इट बिकेम वेरी पॉपुलर। इन्होंने जो नट सम्राट जो प्ले लिखा था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। गणपत राव बेलवलकर द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो नाटक करते हैं, जो ड्रामास प्लेस करते हैं, तो उसमें जिसका लीडिंग रोल होता है, ओके, लीडिंग कैरेक्टर, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोगोनिस्ट। ओके, तो गणपत राव बेलवलकर कौन थे? प्रोटोगोनिस्ट ऑफ नट सम्राट। विष्णु वामन शिरवाडकर ने जो ये नट सम्राट प्ले लिखा तो उसमें लीडिंग रोल जो है किसका था? गणपत राव बेलवलकर का। ओके, रिप्रेजेंट्स अ ब्लेंड ऑफ two well-known personalities of early Marathi stage, गणपतराव जोशी एंड नाना साहेब फाटक। ओके, तो गणपतराव बेलवलकर ने किसका रोल प्ले किया? ब्लेंड ऑफ टू वेल नोन पर्सनालिटी का, ब्लेंड यानी मिक्सचर ऑफ, और अर्ली मराठी स्टेज के जो दो फेमस पर्सनालिटीज थे गणपतराव जोशी और नाना साहेब फाटक, इनका रोल जो है मिल के, इनका मिक्सिंग रोल जो है किसने प्ले किया नट सम्राट में? गणपत राव बेलवलकर ने। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।